Assalamualaikum, my name is Dr. Samia Jamil. Today we will talk about the basics thing in ECG. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास ECG होती है इसमें लीड्स होती हैं जो टोटल 12 होती हैं। 3 हमारे पास होती हैं लिम्ब लीड्स, इसे हम कहते हैं लीड 1, 2 एंड 3। 3 हमारे पास ऑगमेंटेड लीड होती हैं, AVL होती है, AVR होती है और AVF होती है। ये हमें बताती हैं इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट इन द वर्टिकल प्लेन। फिर हमारे पास होती हैं 6 लीड चेस्ट लीड। ये होती है हमारे पास V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6 और ये हमें बताती हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इन द ट्रांसवर्स प्लेन। उसके बाद हम बात करते हैं अपने ECG पेपर की। ये है ये हमारे पास स्टैंडर्ड ECG पेपर है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। अब जो ECG पेपर होता है इसमें हमारे पास एक बिग स्क्वायर होता है और इसके आगे फर्दर स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। अब जो एक बिग स्क्वायर होता है इसमें 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं ऑन ईच साइड, 1 2 3 4 5 इस साइड पे, और अगर हम इस साइड पे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास है एक स्मॉल स्क्वायर। अब जो एक स्मॉल स्क्वायर है ये हमारे पास 1 मिलीमीटर का होता है और अगर हम इस एंगल पे देखें तो ये भी 1 मिलीमीटर का होता है। और जो बिग स्क्वायर है वो फिर हमारे पास क्या होगा, 5 मिलीमीटर का इस साइड पे होगा और 5 मिलीमीटर का इस साइड पे होगा। अब जो हमारे पास बिग स्क्वायर है ना, अब इसका हमने टाइम ड्यूरेशन देखना होता है कि ECG जो है वो किस तरह से किस स्पीड पे चल रही है। हमारे पास स्पीड ऑफ ECG पेपर जो होता है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। मतलब एक सेकेंड में 25 मिलीमीटर काउंट वो जो है डिस्टेंस करती है। मतलब एक सेकेंड में वो 25 मिलीमीटर जो डिस्टेंस है वो तय करती है। अब 5 मिलीमीटर ये है, मतलब एक सेकंड में 5 बिग बॉक्सेस जो होती हैं वो क्रॉस करती है, क्योंकि एक बिग बॉक्स हमारे पास 5 मिलीमीटर का है। टोटल 5 बिग बॉक्सेस 1 सेकंड में वो क्रॉस कर देती है। इन 1 सेकंड 5 बिग स्क्वायर पासिस। 5 बिग स्क्वायर अगर 1 सेकंड के इक्वल है तो 1 बिग स्क्वायर जो होगा वो होगा 1/5, मतलब 0.2 सेकेंड या 200 मिली सेकेंड। ये हमारे पास इसका टाइम ड्यूरेशन है। और अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि 1 बिग स्क्वायर इक्वल होता है 5 स्मॉल स्क्वायर्स के, तो ड्यूरेशन ऑफ 1 स्मॉल स्क्वायर 0.2 डिवाइडेड बाय 5 तो 0.04 सेकेंड होता है। ये हमारे पास है जो एक स्मॉल स्क्वायर है उसका ड्यूरेशन, और ये है ये हमारे पास है एक बिग स्क्वायर का ड्यूरेशन, और 5 बिग स्क्वायर को वो 1 सेकेंड में जो है डिस्टेंस वो तय करती है। अब हम नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि हमने ECG में कौन कौन सी चीज़ें देखनी होती है। ये हमारे पास स्टेप्स टू रीड द ECG। अब जो हमारे पास स्टेप्स टू रीड द ECG हैं, इसमें सबसे पहले जो हमने देखना होता है ECG स्टैंडर्डाइजेशन देखनी होती है कि जो हमने पेशेंट की ECG निकाली है वो स्टैंडर्ड ECG है भी है कि नहीं है। स्टैंडर्डाइज ECG देखने के लिए हमने देखना होता है ये इस तरह से एक ECG पे ये बॉक्स बना होता है और इसे 2 बिग स्क्वायर को जो है ये कवर करना होता है, और फिर हम कहेंगे कि जो ECG है वो हमारे पास स्टैंडर्ड है। अब इसमें से 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.1 मिली सेकेंड के इक्वल होता है। तो जो हमारे पास एक दो अगर ये बिग बॉक्सेस को कवर कर रहा है तो टोटल हमारे पास 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, तो ये होगा हमारे पास 1 मिली सेकेंड के इक्वल, यानी 1 मिली सेकेंड के इक्वल हमारे पास मिली वोल्ट के इक्वल ECG होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड ECG है। उसके बाद ECG स्टैंडर्डाइजेशन के बाद हमने ECG में चीज़ें देखनी होती हैं, वो हमारे पास होता है रेट, और जो हमारे पास 5 चीज़ें हैं जो हम ECG में देखते हैं, 8 चीज़ें हैं जो हम ECG में बेसिकली देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ECG में रिदम। अब जो रिदम होता है ना उसमें हमने देखना होता है कि रेगुलर रिदम है या इरेगुलर रिदम है। अब रिदम रेगुलर इरेगुलर देखने के लिए हमारे पास बहुत एक इजी सा मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक ECG लेते हैं और ECG में यहाँ पे हम अपना पेपर रखते हैं और यहाँ पे इसे निशान लगा लेते हैं कि एक यहाँ पे आ रहा है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और फिर हम इसे आगे मूव करके देखते हैं कि इक्वल टाइम पे इसके सारे वो आ रहे हैं QRS कम्प्लेक्सेस। फिर हम किसी और जगह रख के देख लेते हैं, फिर वो इक्वल आ रहे हैं ये, यानी यहाँ पे एक आ रहा है, 2 3, इसलिए हमें बताता है कि ECG जो है ये हमारे पास रेगुलर रिदम आ रहा है ECG में। रिदम हमने देखना होता है, ये होता है रेगुलर रिदम। अगर RR इंटरवल जो है वो सेम डिस्टेंस पे आ रहे हैं तो रेगुलर रिदम है। रेगुलर रिदम में नॉर्मल साइनस रिदम भी बोलते हैं इसे, कि हर P वेव जो है वो हो बिफोर एवरी QRS कम्प्लेक्स, यानी हर QRS कम्प्लेक्स से पहले हमारे पास P वेव भी आनी चाहिए। इसे हम रेगुलर या साइनस रिदम भी कहते हैं। अब ये अगर हमारे पास QRS कम्प्लेक्स है तो इसमें हमारे पास P वेव आ रही है हर QRS कम्प्लेक्स से पहले, इसे हम कहते हैं कि ये साइनस रिदम है। उसके बाद हमारे पास रेगुलरली इरेगुलर रिदम होता है और इरेगुलरली इरेगुलर होता है। ये हमारे पास इरेगुलर रिदम की फर्दर 2 टाइप्स हैं। इसमें अनइक्वल RR इंटरवल होता है, नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ P वेव्स होती हैं, और इसमें हमारे पास अगर
पी वेव आइडेंटिफाई ना हो तो हम इसे एट्रियल फिब्रिलेशन में देखते हैं, या मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया में हम देखते हैं कि पी वेव जो है वो भी आइडेंटिफाइबल नहीं होती। अब हम रेगुलर रेट विद द रेगुलर ड्रॉप बीट्स भी देखते हैं, मिस बीट्स भी इसे बोलते हैं, और ये हमारे पास बेसिकली सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक्स में होता है। फर्दर हम हार्ट ब्लॉक्स पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे किस तरह से मिस बीट होती है, किस तरह से रेगुलरली मिस बीट्स होती हैं और इरेगुलर मिस बीट्स होती हैं। फिर हमने जो ईसीजी में चीज़ देखनी होती है वो हमारे पास होता है रेट। अब रेट जो होता है वो हमने देखना होता है कि टोटल मतलब कितने हार्ट कितने सेकंड्स एक सेकंड में कितनी दफ़ा बीट कर रहा है, यानी मतलब 1 मिनट में हार्ट कितनी दफ़ा बीट कर रहा है, हमने उसका रेट निकालना होता है। इफ़ रेगुलर रिदम है हार्ट इज़ कैलकुलेटेड बाय हार्ट रेट 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन द टू ऑर्स। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये है तो इसमें हम देखते हैं कि 1 ये है हमारे पास आर और दूसरी ये है QRS का आर। इसके दरम्यान में हम काउंट कर लेंगे कि बिग स्क्वायर कितने हैं और हम 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स करेंगे तो हमारे पास हार्ट रेट आ जाएगा। और दूसरा फार्मूला ये है कि 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन टू आर्स। मतलब इससे ज़्यादा एक्यूरेटली निकल आता है कि ये हमारे पास 2 जो हैं आर है और इनके दरमियान में नंबर ऑफ़ स्मॉल स्क्वायर काउंट करके 1500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ स्मॉल स्क्वायर्स करेंगे तो हमारे पास टोटल हार्ट रेट आ जाएगा कि पेशेंट का हार्ट रेट कितना है। अब ये हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 100 से ज़्यादा है, 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है तो हम कहेंगे टैकीकार्डिया में पेशेंट, और अगर फॉर एग्जांपल 60 बीट पर मिनट से कम है तो हम कहेंगे कि ब्रेडिकार्डिया है। नंबर ऑफ़ बिग स्क्वायर इन 2 आवर इंटरवल्स इक्वल टू 4 अगर हम रखें तो हार्ट रेट जो होगा 300 डिवाइडेड बाय 4 होएगा तो हम कहेंगे 70 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट है। उसके बाद कहता है नंबर ऑफ़ बिग स्क्वायर अगर लेस दैन 3 है तो हार्ट रेट जो है वो मोर देन 100 बीट्स पर मिनट आएगा, मतलब 300 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 100 बीट्स पर मिनट आ जाएगा, तो पेशेंट जो है वो हमारे पास टैकीकार्डिया में है। और अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ बिग स्क्वायर मोर देन 5 होएगा तो हम 300 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हार्ट रेट जो है 60 आएगा, तो हम कहेंगे पेशेंट जो है वो ब्रेडिकार्डिया में है। एक और चीज़ कि अगर फॉर एग्जांपल इरेगुलर रिदम्स हैं, जैसे हम कह रहे थे कि हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर रिदम आता है, तो नंबर ऑफ़ और वेज इन 6 सेकंड में हम देखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। अब 1 सेकंड जो है वो हमारे पास कवर करता है 5 बिग स्क्वायर्स को, तो 6 सेकंड हमारे पास कवर करेंगे 30 बिग स्क्वायर्स को। तो हम क्या करेंगे कि 30 बिग स्क्वायर्स यहाँ पे काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 30 तक काउंट करेंगे, और उसमें नंबर ऑफ़ आर जो QRS में आर है उसे काउंट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम देखेंगे 30 बिग बॉक्सेस इतने आ रहे हैं तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे पास ये आ जाएंगे और उसे हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 80 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट आ जाएगा। इसमें कहता है 30 बिग स्क्वायर में नंबर ऑफ़ ऑलवेज देखनी है और मल्टीप्लाई बाय 10 कर देनी है। अगर पेशेंट का इरेगुलर रिदम है तो हमारे पास हार्ट रेट आ जाएगा। फिर हमने देखना होता है एक्सिस कैलकुलेशन। अब हमने देखना होता है नेक्स्ट कि एक्सिस क्या बन रहा है। नॉर्मल एक्सिस ऑफ द हार्ट जो होता है -30 to 110 होता है, और हम एक्सिस को हमेशा देखते हैं लीड 1 में और AVF में। अब हम देखते हैं कि ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ECG है तो इसमें ये हमारे पास लीड 1 है और ये AVS है। इसका एक सिंपल रूल ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरफ को हमारे पास QRS कम्प्लेक्स जा रहा है हमने उस तरफ को अपने दोनों थंब कर देना है। मतलब इसमें भी QRS कम्प्लेक्स ऊपर को जा रहा है और इसमें भी, तो हम इन दोनों थम्स को ऊपर की तरफ करेंगे तो हम कहेंगे कि इसका जो नॉर्मल एक्सिस है वो है। और अगर फॉर एग्जांपल AVF में जो है QRS कम्प्लेक्स नीचे को जा रहा है और हम लेफ़्ट साइड पे जो है लीड 1 उसमें हार्ट ऊपर को जा रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें लेफ़्ट साइडेड डेविएशन है। जिस साइड का थंब ऊपर होगा हम उस साइड की डेविएशन कहेंगे, हम कहेंगे लेफ़्ट साइडेड डेविएशन है। और अगर फॉर एग्जांपल हम कहें कि AVF में थंब ऊपर को जा रहा है, QRS ऊपर को जा रहा है और जो लीड 1 है उसमें जो है थंब नीचे को आ रहा है, यानी QRS नीचे को आ रहा है, तो हम कहेंगे राइट एक्सिस डेविएशन है। और अगर फॉर एग्जांपल दोनों टाइम थंब नीचे को जा रहा है, मतलब QRS दोनों में 1 और AVF में नीचे की तरफ है, तो हम कहेंगे एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है। ये हमारे पास सिंपल रूल है जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कहता है कि हम किस तरह से देखेंगे कि राइट एक्सिस डेविएशन है या लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन है। इसके लिए एक और रूल है कि लीड 1 देख लो और लीड AVF देख लो। इसमें अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया ये वही सीन है, अगर फॉर एग्जांपल दोनों में थंब ऊपर की तरफ दोनों में पॉजिटिव है, थंब ऊपर की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल एक्सिस है, दोनों में थंब नीचे की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है।
और अगर लीड 1 में ऊपर की तरफ जा रहा है और लीड 2 में नीचे की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। और अगर फॉर एग्जांपल लीड AVF में ऊपर की तरफ जा रहा है और लीड 1 में नीचे की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे राइट एक्सिस डेविएशन है। उसके बाद कहता है लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन जो है ना, लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट जो है वो इनलार्ज शो करेगी कि इनलार्ज है, और अगर राइट एक्सिस डेविएशन होगी तो कहेगा कि राइट साइड ऑफ द हार्ट इनलार्ज है। और एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन जो है वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को शो करती है। उसके बाद हमने जो ECG में चीज़ है वो हमने P वेव्स देखनी होती हैं। अब P वेव्स कहता है ड्यू टू द एट्रियल डीपोलराइजेशन हमारे पास जो है वो P वेव्स आती हैं। अब ये अगर हमारे पास ECG है तो इसमें ये हमारे पास P वेव है, एवरी QRS कम्प्लेक्स से पहले होती है P वेव। P वेव हमारे पास शो करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, QRS कम्प्लेक्स हमारे पास शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, और T वेव हमारे पास वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करती है। फिर कहता है कि ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन ड्यूरेशन जो होता है P वेव का वो मैक्सिमम 2.5 to 3 स्मॉल स्केयर्स होता है, लेस दैन 120 मिली सेकेंड। और अगर वर्टिकल हाइट जो होती है लेस दैन 2.5 मिलीमीटर इन लिम्ब लीड होती है, और जो लेस दैन 1.5 मिलीमीटर होती है इन चेस्ट लीड। इन आर लीड P वेव इज़ अपराइट एक्सेप्ट इन द लीड AVR। अब जो AVR होती है ना, ये हमारे पास लीड, ये दरअसल रेसिप्रोकल होती है। इसमें हमारे पास P वेव भी नीचे को आएगी, QRS कम्प्लेक्स भी नीचे को आएगा, T वेव भी। मतलब जो बाकी लीड्स में शो हो रहा है उनका ऑपोजिट शो करता है इस लीड में। तो इसका बेसिकली हमने याद रखना है कि AVR जो होती है ये रेसिप्रोकल लीड होती है। इसमें P वेव भी नीचे को होती है, QRS कम्प्लेक्स भी नीचे को होता है, और T वेव भी नीचे को होती है। और उसके बाद कहता है कि AVR में ये हमारे पास इन्वर्टेड होती है, यानी बिल्कुल नीचे को होती है, और V1 में ये हमारे पास बायोफेजिक होती है। मतलब अब हम इसमें ये देख लेते हैं, इसमें ये बिल्कुल नीचे को है, और जो हमारे पास V1 है ना, इसमें ये बायोफेजिक होती है, मतलब पहले ऊपर जाती है फिर थोड़ा नीचे आती है, जैसे इसमें शो किया हुआ है। तो ये हमने ये नहीं देखना कि ये कोई मसला है, यहाँ पे हमेशा इसमें इन्वर्टेड होएगी और इसमें जो है हमारे पास बायोफेजिक होएगी। कहता है इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ P वेव जो है वो मोर देन 3 स्मॉल स्केयर होगा तो हम कहेंगे कि लेफ़्ट एट्रियम जो है इनलार्ज है। इफ़ द हाइट ऑफ द P वेव लेस दैन 2.5 स्मॉल स्केयर से होगी तो राइट एट्रियम इनलार्ज होएगा। इसके अलावा P वेव के हमारे पास हार्ट ब्लॉक का भी मसला आता है, वो हम नेक्स्ट हार्ट ब्लॉक्स में पढ़ेंगे। अगर फॉर एग्जांपल PR इंटरवल जो होता है वो मोर देन 5 स्मॉल स्केयर्स होएगा तो हम कहेंगे कि इसे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। तो P वेव हमारे पास सिग्निफिकेंट होती है देखने के लिए कि हार्ट नॉर्मल है कि नहीं है। फिर हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, हम देखते हैं PR इंटरवल की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं स्टार्ट ऑफ द P वेव टू द स्टार्ट ऑफ द Q जो है ये हमारे पास PR इंटरवल होता है। नॉर्मल ड्यूरेशन इसका होता है 3 to 5 स्मॉल स्केयर्स, और ये होता है 120 to 200 मिली सेकेंड। और अगर हम वैसे देखें तो 5 स्मॉल स्केयर में 1 सेकेंड होता है, तो ये 1 सेकेंड तक हो सकता है। फिर कहता है शॉर्ट ऑर्डर इंटरवल जो है ये हमारे पास एक होता है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में, दूसरा हमारे पास होता है वाइन गेनोंग लेवाइन सिंड्रोम में होता है। उसके बाद हमारे पास अगर PR इंटरवल प्रोलॉन्ग है, PR इंटरवल हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो ये ECG है इसमें P वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो R वेव यहाँ तक है, तो यहाँ तक जो होता है ये हमारे पास PR इंटरवल होता है, और इसकी टाइम होता है 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोलॉन्ग है PR इंटरवल तो हम इसमें फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में ये ज़्यादा होता है, मोबिट्स टाइप 1 हार्ट ब्लॉक में ज़्यादा होता है, और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में इसमें हमारे पास PR इंटरवल जो है वो लंबा होता है। और जो हमने Q वेव्स देखनी होती हैं ये V1 to V3 लीड्स में देखते हैं, या हम फर्दर देखते हैं Q वेव्स जो हैं ये हम कहाँ पे नोट करेंगे। फिर हम Q वेव्स पे आ जाते हैं। Q वेव्स का हमने देखना होता है लीड 1 V1 to V3, V1 to V3 में हमने Q वेव को देखना होता है P Q R S। ये हमारे पास Q वेव है, ये हमारे पास Q वेव है, ये सारी हमारे पास Q वेव आ गई हैं जो यहाँ पे आ रही हैं। अब कहता है ड्यू टू वेंट्रिकुलर सेप्टल डीपोलराइजेशन Q वेव आर कंसीडर पैथोलॉजिकल इफ़ मोर देन 2 मिलीमीटर डीप और मोर देन 1 मिलीमीटर वाइड। इसे हम पैथोलॉजिकल लेते हैं अगर ये 2 मिलीमीटर से ज़्यादा डीप होए, या जो है इसका वाइडेंस जो है वो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, यानी ये बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जाके वापस आ रही है, थोड़ा सा नीचे जाके। और अगर फॉर एग्जांपल ये 2 मिलीमीटर या 2 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा हो तो हम इसे पैथोलॉजिकल कंसीडर करते हैं। और Q वेव जो होती है ये बेसिकली हमें करंट और
जो हमारे पास प्रेयर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हुई होती है उसे शो कर रही होती है। ये हमने V1, V2 और V3 में देखी होती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। हमारे पास एक होता है QRS कम्प्लेक्स। ड्यू टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है 2 to 2.5 स्मॉल स्केयर्स होता है इसका, और इसे अगर हम सेकेंड्स में देखें तो 0.8 सेकेंड या 180 to 100 मिली सेकेंड के इक्वल होता है। अब जो हमारे पास नॉर्मल ड्यूरेशन है वो सारों का बता रहा है कि जो पी वेव है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन 2.5 to 3 स्मॉल स्केयर्स होता है। PR इंटरवल का जो होता है 3 to 5 स्मॉल स्केयर्स होता है, और QRX का भी अगेन 2 to 2.5 स्मॉल स्केयर्स होता है। अब कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ECG में नैरो है तो हम कहेंगे कि सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, तो ये नैरो है। एट्रियल फिब्रिलेशन में भी ये नैरो हो सकता है, एट्रियल फ्लटर में भी ये नैरो हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कहता है कि वाइड है QRS कम्प्लेक्स, तो ये हमारे पास वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में ज़्यादा होता है, टॉर्सिड डीप पॉइंटीज में ज़्यादा होता है, और इसके अलावा ये हमारे पास बंडल ब्रांच ब्लॉक्स में भी QRS कम्प्लेक्स जो है ये वाइड होता है। अब ये हमारे पास QRS कम्प्लेक्स है QRS, और ये हम देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम 1 to हाफ स्मॉल स्केयर्स में है। तो इसका नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है 2 to 2.5 स्मॉल स्केयर होता है, यानी अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास क्या शो करेगा कि या तो वहाँ पे कोई बंडल ब्रांच ब्लॉक है या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया चल रहा है। फिर हमारे पास आता है ST सेगमेंट, एंडिंग ऑफ द S वेव टिल द T वेव स्टार्ट। इसमें हमारे पास ST सेगमेंट एलिवेशन भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है। अब मोस्टली जो एलिवेशन है वो MI में होती है, और ये हमारे पास कन्वेक्स इस तरह से शो करता है। पेरिकार्डाइटिस में होता है तो ये हमारे पास पहले थोड़ी इस तरह से शो करता है, फिर डिप डाउन जाता है। हाइपरकलीमिया में हमारे पास टॉल टेंटेड T वेव्स होती हैं, तो जिनकी वजह से ये काफ़ी ऊपर चला जाता है, मोर देन 2/3 ऑफ द QRS कम्प्लेक्स होता है। फिर हमारे पास जो डिप्रेशन होता है ST का वो हाइपोकलीमिया में होता है, और अगर फॉर एग्जांपल क्रोनिक स्टेबल एंजाइना है तो होता है। फिर कहता है लीड ऑफ ST सेगमेंट एलिवेशन कैन टेल अस अबाउट द लोकेशन ऑफ MI, कि हमने देखना होता है कि कौन सी लीड्स में ये एलिवेट कर रहा है, तो वो हमें MI की लोकेशन बताती हैं कि कौन कौन सी लीड में एलिवेट कर रहा है। तो राइट क्रोनरी आर्टरी ब्लॉक है, लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी ब्लॉक है। फिर हमने देखना होता है कि ST सेगमेंट जो एलिवेशन है वो हमारे पास MI को शो कर रही होती है, तो अकॉर्डिंग टू लीड हम देख सकते हैं कि किस वॉल का MI है। अगर लीड 2, 3 और AVF में हो तो इन्फीरियर वॉल MI होता है, 1 AVL 5 और 6 में हो तो लेटरल वॉल MI को शो करती है, और अगर फॉर एग्जांपल AVR और V1, V2 में हो तो सेप्टल वॉल MI होता है, V3, V4 हो तो इंटीरियर वॉल MI होता है। लास्ट पे कहता है T वेव, ये हमारे पास वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करती हैं। अब अगर हम ECG देखें तो इसमें ये हमारे पास जो QRS कम्प्लेक्स है इसके फ़ौरन बाद T वेव आती है। QRS कम्प्लेक्स के बाद ये हमारे पास T वेव है, ये हमारे पास QRS कम्प्लेक्स है, इसके बाद T वेव है। तो ये हमारे पास क्या शो करती है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। हाइट ऑफ T वेव जो होती है वो लेस दैन 5 मिलीमीटर इन लिम्ब लीड होती है, और लेस दैन 10 मिलीमीटर इन चेस्ट लीड होती है। अगर फॉर एग्जांपल हाइपर एक्टिव T वेव है, मतलब T वेव जो है वो थोड़ी, अगर फॉर एग्जांपल ये हम QRS कम्प्लेक्स करें तो T वेव थोड़ी आगे जाके लंबी आ रही है, हाइपर एक्टिव सीन इन MI होती है, टॉल टेंटेड। अगर वो QRS कम्प्लेक्स है, QRS कम्प्लेक्स से बहुत ऊपर चली जाती है, टॉल टेंटेड है, तो ये हमारे पास हाइपरकलीमिया के केस में होती है, और T वेव इन्वर्जन जो होती है ये हमारे पास हाइपोकलीमिया में होती है। बोथ स्टेमी और नॉन स्टेमी MI में भी हमारे पास हाइपोकलीमिया में T वेव जो होती है वो इन्वर्जन हो सकती है। Thank you so much for watching my video. I will make more videos on ECG that will help you in your daily practice to read the ECG. Thank you so much.